नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में आपने देखा कि मुगल बादशाहत का जो अंतिम महत्वाकांक्षी बादशाह हुआ वो औरंगजेब था और औरंगजेब की मृत्यु के तदुपरांत कोई भी योग्य उत्तराधिकारी इस वंश में नहीं हुआ था और समय समय अयोग्य शासकों के कारण यह साम्राज्य पतन को प्राप्त हो गया था। तो दूसरी तरफ कुछ विदेशी व्यापारिक कंपनियां भी भारत में अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारी सरजमी पर आ रही थी। न केवल वो अपने आर्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहती थी, बल्कि उन आर्थिक उद्देश्यों से बढ़कर वो देश की सत्ता के राजनीतिक वर्चस्व को भी प्राप्त करना चाहती थी। पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से यूरोप के जो देश थे, चाहे वो पुर्तगाल, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो फ्रांस हो या फिर वो इंग्लैंड हो, इन पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से दुनिया के अलग अलग देशों में ये अपने उपनिवेश बना रहे थे और बाद में वहां ये अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। भारत में भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो शुरुआत थी वो छल कपट पर आधारित थी, षड्यंत्रों पर आधारित थी, अत्याचार पर आधारित थी, शोषण पर आधारित थी। चूंकि भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्धशाली देश रहा है, व्यापारिक दृष्टि से दुनिया में हमारा एक वर्चस्वशाली स्थान रहा है। सोने की चिड़िया और जगत गुरु जैसी उपाधियां हमें मिली हुई थी। इसलिए दुनिया के देशों की निगाहें इस भारतीय भूभाग पर थी, हमारी सरजमी पर थी और शीघ्र ही ये व्यापारी बनकर भारत आए और व्यापारियों से ये यहां शासक बन गए। अंग्रेजों के कारण न केवल सामाजिक तौर पर वरन आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमें व्यापक नुकसान, व्यापक हानि उठानी पड़ी। 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी ये वो ऐतिहासिक एक काली वर्ष थी हमारे लिए, जब हमारी सरजमी पर अंग्रेजी साम्राज्य ने अपनी राजनीतिक बढ़त प्राप्त कर ली थी और इन 100 सालों के दरमियान इतने अन्याय, जुल्म, शोषण हमको उठाने पड़े कि आखिरकार भारतीय जनमानस में इन अंग्रेजों की दास्ता से आजाद होने के लिए चेतना आना शुरू हुआ। दरअसल कहानी की शुरुआत 23 सितंबर 1600 ईस्वी से हुई।
उपक्रम के रूप में और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की, जिसका पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the company, trading into the company, जिसको हमने नाम दिया ईस्ट इंडीज। तो 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश के प्रमुख उद्योगपतियों ने एक संयुक्त पूंजी उपक्रम के रूप में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी कहा। 23 सितंबर 1600 ईस्वी को यह कंपनी प्रमुख उद्योगपतियों ने बना दी। तदुपरांत 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को ब्रिटेन की साम्राज्य के द्वारा और व्यापार के अधिकार दे दिए, यानी कि लाइसेंस दे दिया कि ये पूर्व के देशों की ओर जाकर के व्यापार संचालित कर सकती है। ये अधिकार पत्र ब्रिटेन की साम्राज्य ने इस कंपनी को सौंप दिया। 1612 ईस्वी में यह कंपनी भारत आई और सूरत में, जो गुजरात में है, इस सूरत में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। दरअसल याद कीजिए, ये वर्ष है 1612 ईस्वी और 1612 ईस्वी में हिंदुस्तान के तख्तोताज पर वारसाए-ए-हिंद अकबर का पुत्र जहांगीर सत्ता में था। और हमने जब जहांगीर आपको कराया था तो हमने बताया था कि सर्वप्रथम इसी के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। इसके बाद 1640 ईस्वी में मद्रास, जो वर्तमान में आप चेन्नई जिसे आप कह रहे हैं, इस मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कर दिया। देखिए किताब में 1604 ईस्वी लिखा है, दरअसल वो 1604 नहीं है, वो 1640 ईस्वी है। बाय मिस्टेक उसमें 1604 ईस्वी है, क्योंकि 1612 में तो कंपनी के लोग भारत आए थे और सूरत में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तदुपरांत 1640 ईस्वी में मद्रास में, जो चेन्नई है, वहां इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया था। 1717 ईस्वी में जब मुगल बादशाह फर्रुख सियर का जब शासन था हिंद में, देश में, तब फर्रुख सियर से इन्होंने एक फरमान प्राप्त कर लिया था। 3000 रुपए नजराने देकर के मुगल बादशाह फर्रुख सियर से इन्होंने 38 गांवों के राजस्व के अधिकार, इजारेदारी के अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिए थे, जिसको दस्तक नाम दिया गया था। यह दस्तक एक तरह का अधिकार पत्र था,
जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए का नजराना देकर के दिया गया था, जिसके माध्यम से कंपनी को 38 गांव के इजारेदारी के अधिकार यानी राजस्व संबंधी अधिकार दे दिए गए थे और कंपनी ने पूरा अपना जो ध्यान था वो अब बंगाल पर केंद्रित कर दिया था। मैंने बताया था कि अन्य यूरोपीय कंपनियां भी, चाहे वो स्पेन की हो, फ्रांस की हो, चाहे पुर्तगाल की हो, वो भी भारत में आई थी, लेकिन उन सबको पराजित करते हुए 1757 में एक तरह से निर्णायक बढ़त ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल कर ली थी। अन्य विदेशी कंपनियों को उन्होंने पराजित कर दिया था और जिस कारण से बंगाल जो समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, वहां शासन में भी इनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। इधर 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खान की मृत्यु के उपरांत अलीवर्दी खान की जो छोटी पुत्री थी, उस छोटी पुत्री का पुत्र जिसका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये नवाब सिराजुद्दौला कौन था? ये अलीवर्दी खान जो बंगाल के नवाब थे, उनकी छोटी पुत्री का पुत्र था और ये बंगाल का नवाब बन जाता है। इधर जो बड़ी पुत्री का पुत्र था, जो उस समय पूर्णिया का, जो बिहार में पूर्णिया आती है, उस पूर्णिया का गवर्नर था, नाम था जिसका शौकत जंग। शौकत जंग भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था, लेकिन अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया था। अंग्रेजों ने इसी फूट का फायदा उठाया और उन्होंने नवाब के यानी सिराजुद्दौला के जो विपक्षी थे, विरोधी थे, उनको संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया और शौकत जंग उनका सॉफ्ट टारगेट रहा। उन्होंने शौकत जंग को अपनी ओर मिला लिया। इधर अंग्रेज अधिकारियों की आर्थिक क्षेत्र में और शासन की गतिविधियों में जो लगातार हस्तक्षेप में जो वृद्धि हो रही थी, उसके कारण भी अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच के जो मतभेद थे वो मनभेद में बदलने लग गए थे। यानी कि सीधे सीधे तौर पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सामने हो गए थे और अंततः वह निर्णायक घड़ी आई जब दोनों के मनभेद युद्ध के रूप में रूपांतरित हो गए और ये 23 जून 1757 ईस्वी द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। यह प्लासी का युद्ध जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारियों के बीच में हुआ, युगांतकारी युद्ध होने वाला था ये, क्योंकि दरअसल इसी युद्ध से आने वाले देश की दशा और दिशा दोनों में गंभीर परिवर्तन देखने को मिल रहा था। और इस युद्ध के परिणाम क्या रहे कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा गया और अंग्रेजों को इस युद्ध में जीत मिली और इस तरह से बंगाल की राजनीति में निर्णायक बढ़त अंग्रेजों को प्राप्त हो गई और अंग्रेजों ने अपने ही एक सिपहसालार
मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतलियां थी, जिसका शासन का उद्देश्य केवल एक था कि वह अंग्रेजों के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करता रहे। लेकिन 1760 ईस्वी में जब मीर जाफर अंग्रेजों के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा कर पाने में जब सफल नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और उसके सेनापति मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। 1760 में जब मीर कासिम ने बंगाल के नवाब की सत्ता धारण की, तो उसने शासन व्यवस्था में पुनर्गठन करने की शुरुआत कर दी। वह न केवल शासन व्यवस्था को पुनर्गठित कर रहा था, बल्कि सैन्य व्यवस्था को भी पुनर्गठित कर रहा था। साथ ही वह अंग्रेजों का जो लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा था शासन गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में, सैन्य गतिविधियों में, वह उससे भी काफी नाराज था। और इस कारण से मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य जो संबंध थे वह बिगड़ते चले गए थे और इन संबंधों की परिणति मतभेद के रूप में न होकर के मनभेद के रूप में हो गई थी और निर्णायक तौर पर अब केवल एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता था युद्ध का। लिहाजा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी बैटल ऑफ बक्सर का ये युद्ध था और इस बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की पराजय हो जाती है और मीर कासिम की पराजय होने के साथ ही बिहार क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र, इस समस्त पूर्वी क्षेत्र में जो राजस्व संबंधी अधिकार थे, जो शासन संबंधी अधिकार थे, वो एक तरफा अंग्रेजों के हाथों में आ गए और यहीं से देश में कुशासन की शुरुआत हुई, कुचक्रों की शुरुआत हुई, षड्यंत्रों की शुरुआत हुई, अन्याय की शुरुआत हुई, शोषण की शुरुआत हुई, भेदभाव की शुरुआत हुई, फूट डालो राज्य करो की नीति की शुरुआत हुई। तमाम हिंदुस्तानी आवाम, हिंदुस्तानी जनजातियों और हिंदुस्तानी शासकों को संपूर्ण हिंदुस्तान की न केवल आर्थिक व्यवस्था को बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को भी, सामाजिक व्यवस्था को भी अपाहिज करने का काम, अपंग बनाने का काम यहां से शुरू हो गया। अंग्रेजों की सत्ता में उस समय सबसे बड़े जो प्रतिद्वंदी केंद्र थे वो उस समय मराठा थे, वो समय दक्षिण भारत में हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, तो वह उत्तर पश्चिम में सिख धर्म के शासक थे और सने सने अपनी कुटिल नीति और षड्यंत्रों से न केवल उन्होंने मराठाओं का अंत किया, मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान को भी शांत किया और अंग्रेजी सत्ता को भी कहीं ना कहीं अपने अधीन, सिख सत्ता को भी कहीं ना कहीं अपने अधीन कर लिया। अगले 100 वर्षों तक का ये जो इतिहास रहा, कुचक्र का, दमन का, अन्याय का, शोषण का, जिसने हिंदुस्तान के हर समाज के तबके को, हर वर्ग को चिंतन पर मजबूर कर दिया था और उन्हीं के कारण स्वतंत्रता की चेतना आने लगी थी और 1857 ईस्वी वह समय था
जब देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हुआ। मैंने आज आपको बताया है कि विदेशी शक्तियां जो भारत में आई वो अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आई, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो अंग्रेज हो। और यहां जो अंग्रेजी सत्ता जो प्रारंभ हुई वो छल पर, कपट पर, षड्यंत्रों पर आधारित थी, शोषण पर आधारित थी, अन्याय पर आधारित। हिंदुस्तान की बादशाहत के तौर पर मुगल उत्तराधिकारियों का कमजोर होना पतन का कारण बना। साथ में हम भारतीयों का एक दूसरे पर जो संदेह था, जो अविश्वास था, वह भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को निर्णायक बढ़त दिला रहा था। शुरुआत हुई जब मैंने बताया कि 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के कुछ उद्योगपतियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी बनाई थी, जिसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी कहा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की साम्राज्य के द्वारा पूर्व के देशों में व्यापार करने का अधिकार पत्र इनको दे दिया गया और 1612 ईस्वी में यह कंपनी भारत आई और सूरत में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। 1640 ईस्वी में इन्होंने मद्रास में यानी चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कर लिया। समय गुजरता गया, जब 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे तो कंपनी ने 3000 रुपए का नजराना देकर के मुगल बादशाह से 38 गांव के व्यापार के अधिकार संबंधी एक अधिकार पत्र, जिसे दस्तक हमने कहा, वो प्राप्त कर लिया था और बंगाल में उनका हस्तक्षेप बढ़ गया था। 1757 के आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी उसने अन्य विदेशी कंपनियों को पराजित कर दिया था और निर्णायक बढ़त हासिल कर ली थी। 10 अप्रैल 1756 को जब बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसके जो छोटी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला वह नवाब बना था। लेकिन शौकत जंग जो बिहार के पूर्णिया का गवर्नर था उस समय वह भी नवाब बनना चाह रहा था और इसी फूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और नवाब के संबंध आपस में बिगड़ गए और एक ऐतिहासिक युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और उस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया और अंग्रेजी सत्ता को निर्णायक बढ़त प्राप्त। अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपना नवाब बंगाल का नियुक्त कर दिया, लेकिन जब मीर जाफर अंग्रेजों के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हो गया तो 1760 ईस्वी में मीर जाफर को पद से हटाते हुए मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप से परेशान था। उसने न केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं बल्कि सैन्य और शासकीय व्यवस्थाओं में भी पुनर्गठन करना शुरू कर दिया था और अंग्रेजों के भ्रष्टाचार से या हस्तक्षेप से वो परेशान हो रहा था और इस कारण से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में निर्णायक युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ और इस बक्सर के युद्ध में भी मीर कासिम की पराजय हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। इसके अगले 100 वर्षों में उन्होंने हिंदुस्तान की जो शक्ति के केंद्र थे उनको षड्यंत्र पूर्वक धीरे धीरे तबाह कर दिया और भारत पर राजनीतिक तौर पर निर्णायक सत्ता को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस दमन, इस शोषण, इस अन्याय की परिणति के अनुरूप हिंदुस्तान के जनमानस में इस अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होने के लिए चेतना का एक वातावरण तैयार हुआ और उस वातावरण ने एक छोटे से सैनिक विद्रोह से लेकर के एक विशाल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप 1857 में ले लिया